आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में बात आज G7 समिट में भारत के गुडविल पार्टनर के तौर पर शिरकत की। G7 दरअसल इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। इसका मकसद ह्यूमन इंटरेस्ट और अलग अलग तरह के इंटरनेशनल इश्यूज पर डिस्कशन करके उसके हल की तलाश करना है। खास बात यह है कि हाल ही में G7 समिट जर्मनी में ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें भारत को एक गुडविल पार्टनर के तौर पर इनवाइट किया गया था और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट में शिरकत की। अब सवाल यह है कि आज तेजी से बदलते हुए दुनिया के हालात में G7 समिट की कितनी इंपॉर्टेंस है और इसमें भारत को एक गुडविल पार्टनर के तौर पर इनवाइट करने के क्या मतलब हैं। इसी को समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के आईएएस में प्रोफेसर गुलशन सचदेवा और जामिया मिलिया इस्लामिया से इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से प्रोफेसर शाहिद अहमद। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा प्रोफेसर शाहिद, आज के बदलते हुए हालात में G7 समिट और गुडविल पार्टनर के तौर पर भारत को मिले इन्विटेशन पर आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? आदाब पलक, आज के दौर में दुनिया में कोऑपरेशन के बिना कोई इंडिविजुअल कंट्री कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो इकोनॉमिक स्पेस में हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी पे हो, चाहे दुनिया में सिक्योरिटी कंसर्न हो। जितने भी दुनिया में ग्रुपिंग्स हैं वो या तो किसी क्राइसिस से जनरेट हुए हैं, उनका बने हैं, या फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कैप्चर करने के लिए ये ग्रुपिंग्स हुई हैं। इसी तरह से G7 भी 70s में जो एनर्जी क्राइसिस हुआ और एक्सचेंज रेट क्राइसिस हुआ, उसके बाद अमेरिकन लेड इनिशिएटिव हुआ और ये पहले G5 हुआ, 5 कंट्रीज मिलके एक ग्रुप बना, फिर 6 कंट्री शामिल हो गए एंड फाइनली 1976 से जब कनाडा को शामिल कर लिया तो ये G7 ग्रुप बन गया। अब उस दौर में जब अगर हम 70s और 80s की बात करें तो ये एक बहुत ही इकोनॉमिकली जो दुनिया में जीडीपी में इसका बहुत अहम हिस्सा था और ये 60 to 70% कंट्रीब्यूशन दुनिया में अप टू इवन 2000 तक 65% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इन 7 कंट्रियों से आ रहा था। अब भी ये G7 जो है, अगर हम देखें 2022 में तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया में वो जीडीपी में 40% है और दुनिया के वेल्थ में इनका 50% कंट्रीब्यूशन है। ये G7 के कंट्रीज का इम्पोर्टेंट रोल ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 3 इम्पोर्टेंट मेंबर इस ग्रुपिंग के हिस्से हैं और इन 7 मेंबर्स का दुनिया की जितनी मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन सब में इनका काफी अहम रोल है। इस देख कर ये इसका अहम रोल ये हो जाता है कि जितने भी दुनिया में ग्लोबल पॉलिसी इश्यूज हैं उनमें G7 का बहुत अहम रोल है और ये दुनिया में जो भी चैलेंजेस है उन पर बैठकर डिसीजन लेते हैं। खास तौर से ये दिखाते हैं कि भाई किस तरह से आगे बढ़ा जाए और किस तरह पॉलिसीज अपने कंट्रीज के लिए और दुनिया में इनका नजरिया क्या है दूसरे कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में। तो उस एतबार से G7 कंट्रीज आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है इन ग्लोबल स्पेस में और इनका जो खास तौर से जो नई सिचुएशन इमर्ज हुई है अब दुनिया में, जिसमें काफी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं आफ्टर रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद, फूड क्राइसिस हुआ है ग्लोबली और कोविड के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई हुई हैं दुनिया भर में और दुनिया में इकोनॉमिक रिकवरी अपना आप में एक चैलेंज है। उसमें G7 का काफी अहम रोल है और उसी नजरिए से जो रिसेंट मीटिंग हुई है म्यूनिख में, उसमें जो डिसीजंस लिए गए हैं और जो फाइनल उनका स्टेटमेंट आया है
उसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं और उसका इंडिया के लिए भी इम्प्लीकेशंस हैं। प्रोफेसर सचदेवा, ये क्वेश्चन मैं आपसे भी लेना चाहूंगी। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस की तो बात हो गई, इंडिया खास तौर पे इनवाइटेड था। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपकी क्या राय है, इंडिया का कितना अहम इस वक्त रोल है इतने बड़े समिट में, एक इनविटेशन मिला है खास उसका? देखिए, जैसे प्रोफेसर शाहिद ने उसका पूरा इतिहास बताया आपको और किस तरह से G7 कंट्रीज जो हैं बहुत अहम हैं, और भारत की जो आपने बात कही, भारत की शिरकत की उसके अंदर आप दुनिया की जितनी बड़ी दिक्कतें हैं और खास तौर से जो मुद्दे G7 के अंदर उठाए गए, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा था, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मामला था, या पोस्ट पेंडेमिक जो ग्रोथ पूरी दुनिया की होनी है उसके अंदर जो एक बड़ा एक कैसे उसको सस्टेनेबल ग्रोथ बनाई जाए, इन सारे बड़े जो मुद्दे हैं जब तक भारत की उसके अंदर खास तौर से शिरकत नहीं होगी तो वो मुद्दे मुझे लगता है वो टारगेट्स जो हैं सारे ठीक से पूरे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शायद भारत को पिछले कई जो हैं G7 जो समिट्स हैं उसमें लगातार भारत को बुलाया जाता रहा है मेहमान के तौर पे। और अभी जिस तरह का माहौल है जिसके अंदर ये G7 समिट हुआ जर्मनी के अंदर, आप देखिए पेंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, यूक्रेन और रूस का जंग अभी जारी है, उसके अलावा जो इंडो पैसिफिक का इलाका है उसके अंदर काफी जो है टेंशन पॉइंट्स बने हुए हैं, और जर्मनी के अंदर नए चांसलर हैं, नई वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट है जिसके अंदर ग्रीन्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, काफी देर के बाद वो जर्मनी की सरकार में आए हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि इस पूरे समिट के अंदर जो यूक्रेन का मामला था वो एक पूरी तरह से छाया हुआ था, और जितनी आप स्टेटमेंट्स देखें, चाहे वो इंडिविजुअल लीडर्स की देखें खासतौर से G7 कंट्रीज के, और जितना जो मेन स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन बाद में जो आया है, तो यूक्रेन के बारे में काफी उन्होंने बातचीत की और उसके लिए लगभग 25-30 बिलियन US डॉलर का उन्होंने एक मंसूबा बनाया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी और रिकंस्ट्रक्शन का भी। उसके अलावा जो है जो बात जो फूड सिक्योरिटी की हो रही है, तो एक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अलायंस की बात हुई है जिसके अंदर 4 से 5 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट की गई है, लगभग आधी उसमें से जो है वो अमेरिका से आएगी, बाकी दूसरे देशों से जी। उसके अलावा 600 बिलियन के अलावा के करीब जो है वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन्वेस्टमेंट फंड जो क्रिएट किया गया है, वो खास तौर से चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके मद्देनजर भी, और वैसे भी जो G7 का G20 का अपना एक मुद्दा है पिछले कई सालों से कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उनको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद की जाए, तो उसके लिए फंड किया गया। क्योंकि जर्मनी का अपना एक नजरिया है और वो एक क्लाइमेट के बारे में बहुत बड़ा एक अपना स्टैंप इसके अंदर लगाना चाहते थे, तो एक नया क्लाइमेट क्लब भी वहां पे एस्टेब्लिश किया गया है और उसमें लगभग 100 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट की गई है जो पिछले 1-2 सालों में वहां पे उसको उसके बारे में जो फंड दिया जाएगा। तो ये जो मेन मुद्दे उसके अंदर रहे, लेकिन ये भी बात है कि G7 का एक किसी जमाना था, जैसे प्रोफेसर शाहिद ने कहा, इनका बहुत दबदबा था पूरी दुनिया का, दुनिया के अर्थव्यवस्था के ऊपर, लेकिन अभी जमाना थोड़ा बदल गया है और बीच में तो G7 के बाद G8 भी हो गए थे। रूस उनका एक खास काफी साल तक रूस भी G7 और G8 बन गए थे, लेकिन 2014 के बाद से जब से क्रीमिया हुआ उसके बाद से उनको वहां से बेदखल कर दिया, और अब उनके लिए बल्कि सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी और मेजर चैलेंज जो बना G7 के लिए वो यूक्रेन बना हुआ है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है क्योंकि यूक्रेन के बारे में तो जो भारत की जो समझ है वो G7 देशों से थोड़ी अलग है, तो इसलिए जो हमारे जो वजीर आलम ने वहां पे जो अपनी भाषण दिया और जो भी इंटरवेंशन बाकी उन्होंने किए, तो उसमें शायद यूक्रेन का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया क्योंकि हमारी समझ थोड़ी उनसे अलग है। तो हम जो उनका जो मेन पॉइंट था वो जो किस तरह से इस पोस्ट पेंडेमिक दुनिया के अंदर भारत की एक अहम रोल होने वाला है, और भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जिस तरह से तेजी से बदलाव हो रहे हैं और आने वाले सालों में जो भारत है वो एक मेजर इकोनॉमी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है, तो वो पॉइंट्स को उसके अंदर रखते हुए और जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो क्लाइमेट का है जो हमारा एम्बिशन था उसको हमारे वजीर आलम ने बताया,
और उसके अंदर जो हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, ग्रीन फाइनेंस चाहिए, उसमें G7 हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे जी। मुझे लगता है G7 के लिए भी इम्पोर्टेंट थे और भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट थे। इसकी और भारत के साथ और भी, क्योंकि इम्पोर्टेंस भारत की बनती है, क्योंकि भारत जो है अभी G20 का भी जो है प्रेसिडेंसी भारत की आने वाली है। जी। तो G20 के जो बड़े मुद्दे हैं वो भी G7 के मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं, और भारत एक ब्रिक्स का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है मेंबर है। तो इस तरह से भारत एक कड़ी है जो G7, G20 और ब्रिक्स के देशों को जोड़ती है। बिल्कुल। तो इसलिए भारत की बहुत अहम भूमिका रहेगी आने वाले सालों में ये सारे बड़े जो ग्लोबल मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए। तो इसीलिए मुझे जी। लगता है ये इम्पोर्टेंस थी हमारे लिए भी और G7 के लिए भारत की शिरकत वहां पे करनी। बिल्कुल, भारत की शिरकत की काफ़ी इम्पोर्टेंस ग्लोबली तो देख ही रहे हैं, बढ़ रही है। प्रोफेसर शाहिद, इकोनॉमिक्स पे खास ध्यान है आपका। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड की बात करें, ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था। भारत का उस तौर पर जो इन्वॉल्वमेंट है इस G7 समिट में ग्लोबल ट्रेड को लेके, ग्लोबल फाइनेंसिंग को लेके, उसको किस तरह से देखते हैं? पलक, G7 ने जो स्टेटमेंट आया है, बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो सपोज उनका जो स्टेटमेंट आया है WTO को लेके, जो WTO में रिसेंट मीटिंग हुई है उस पे जो फैसले लिए गए हैं, 7-8 साल से कोई फैसले नहीं हो रहे थे, तो उसको G7 ने सपोर्ट किया है कि मल्टीलेटरलिज्म को पर काम होना चाहिए और लोगों को ट्रेड को जो फ्री ट्रेड और मार्केट इकोनॉमी पे एम्फेसाइज किया है। तो ये जिसका भारत की ओपिनियन भी इसमें यही है कि जो ट्रेड फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और वो रूल बेस्ड होना चाहिए, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और उसके लिए G7 ने अपने फाइनल स्टेटमेंट में ये एग्री किया है और उस पर ये बात कही है कि ये इसको सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। तो ट्रेड जो है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कोविड में जो सिचुएशन पैदा हुई 2020, 2019 ऑनवर्ड, उसमें ग्रोथ एंड ट्रेड फ्लोज दोनों ही अफेक्ट हो गया। इवन ग्लोबल इकोनॉमी 3% रिडक्शन हो गई। अब 2021 में ग्लोबल इकोनॉमी में पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है, अब अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड है अराउंड 6% के आसपास, और 2020 में इट में बी एक्सपेक्टेड अराउंड जैसे 4.9% के आसपास। तो ये इसके लिए जो ट्रेड फ्लोज है और इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, और क्लाइमेट चेंज जो है जिसके लिए बहुत एम्फेसाइज हुआ है इस समिट में, उसके लिए जो ग्लासगो पैक्ट हुआ था और पेरिस एग्रीमेंट हुआ है उसको दोबारा से री एम्फेसाइज किया गया है कि हाँ G7 कंट्रीज़ जो फंड रेजिंग है और क्लाइमेट चैलेंजेस को मीट करने के लिए उसको किया जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट चैलेंज जो है उससे ग्रोथ का जो फ्यूचर है वो अफेक्ट होता है। ख़ासतौर से आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही प्रभावित होते हैं इस सारे टेम्परेचर बढ़ने से, जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है। और इवन जो G7 कंट्रीज़ है उन पे भी जो प्रेडिक्शंस हैं कि क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो वो उस एंगल से G7 की ओपिनियन जो इकोनॉमिक पॉलिसी का जो स्पेस है उस पे इंडिया का और G7 कंट्रीज़ का काफ़ी हद तक कन्वर्जेंस है। और डिफरेंसेस जो हैं जहाँ फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी इश्यूज पे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जैसा मेरे कलीग ने प्रोफेसर सचदेवा ने कहा, यूक्रेन के बारे में इंडिया की राय डिफरेंट है और G7 की राय अलग है, तो वो डिफरेंट। लेकिन इकोनॉमिक स्पेस पे ख़ासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दुनिया में जो गैप है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो 24 ट्रिलियन चाहिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फिल करना चाहते हैं। उसमें 600 बिलियन इज बहुत छोटा सा अमाउंट है जो कमिटमेंट हुआ है जी। और वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, वो कोई ग्रांट नहीं है। और वो इन्वेस्टमेंट उस कंट्रीज़ में आएगा जहाँ पर उसकी अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया एक कंट्रीज़ है जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ और बहुत सारे कंट्रीज़ हो सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पर अपनी
लोकल स्ट्रेंथ नहीं है, उन कंट्रीज में ये फंड इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं आएगा ये देखना होगा। लेकिन ये सिर्फ इसी नज़रिए से G7 भारत के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा। मेरे हिसाब से जो भारत का नज़रिया है, ख़ास तौर से इंडो पैसिफिक को लेकर, चाइना को लेकर, अफ़गानिस्तान को लेकर, उसमें जो स्टेटमेंट उनके आए हैं वो अफ़गानिस्तान में टेररिज्म को लेके कि काउंटर टेररिज्म, और चाइना को लेके कि जो चाइना हमेशा नेबरहुड में जो एक्टिविटी करता है कि वो नहीं होनी चाहिए। इंडो पैसिफिक के बारे में जो स्टेटमेंट आया है वो उनमें काफ़ी हद तक इंडिया की राय G7 कंट्रीज़ की राय से इत्तेफाक और कन्वर्जेंस है। वो उनका 100% कन्वर्जेंस कभी भी कंट्री नहीं होनी भी नहीं चाहिए और होती भी नहीं है, क्योंकि हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट हैं। और एक उसका एग्जाम्पल ये दिया जा सकता है कि अगर आप देखें कि इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है जहां चाइना है, रशिया है। इंडिया G20 का मेंबर है जहां पर रशिया है, चाइना है और कंट्री हैं। SCO है जहां पर चाइना है, इवन पाकिस्तान भी है। इंडिया G33 का मेंबर है, वहां पर बहुत सारे कंट्रीज हैं, इंडिया है, इंडोनेशिया है। और जहां पर G7 के लिए दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो इंडिया क्वाड का मेंबर है, जहां पर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूनाइटेड स्टेट है, इंडिया है। तो इंडिया का ये रहा है कि ब्लाइंड पोजीशंस नहीं लेनी है, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पोजीशंस और ग्रुपिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जहां पर G7 का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, क्योंकि इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और ग्रीन फाइनेंस और इजी फाइनेंस वो चाहिए, तो उसमें G7 हेल्प कर सकता है। तो उस एतबार से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर सचदेवा, कई कंट्रीज के जो हेड्स हैं उनसे बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई, प्राइम मिनिस्टर की जर्मनी और कनाडा के खास तौर पे जो हेड्स हैं उनसे मीटिंग हुई 1-on-1। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से ये आगे वे फॉरवर्ड भी है, और इंडिया की इम्पोर्टेंस तो जो ग्लोबली है वो लगातार हर इस तरह के समिट में सामने आ ही रही है। जी, जो उसमें जब हमारे वज़ीर आलम ने वहाँ पे जब शिरकत की तो सिर्फ ऐसा नहीं कि G7 में वो तो जो मेजर मीटिंग्स थी उसमें हुई, उसके अलावा जो G7 के सारे कंट्रीज हैं मोरलेस सभी के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई, और जो दूसरे गेस्ट भी वहाँ पे बुलाए गए थे, चाहे वो इंडोनेशिया थे, साउथ अफ्रीका था और जो देश थे वहाँ पे, उनके साथ भी बायलैटरल मीटिंग हुई। तो उसका अपना एक अलग महत्व है, उसकी अलग एक उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसमें ये है कि अभी इससे पहले भी हमारी, जैसे जर्मनी हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट साझेदार रहा है, और अभी कुछ दिन पहले ही हमारी इंडिया जर्मनी के साथ इंटर गवर्नमेंटल जो मीटिंग हुई थी उसमें भी प्रधानमंत्री ने वहाँ पे शिरकत किया था। इसके अलावा अगर आप देखें G7 के अंदर मुझे लगता है यूरोपियन देशों का काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है पहले से ही। इनफैक्ट जब 70s में भी जब वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट 1975 में किया था तब भी जर्मनी और फ्रांस ने इसको किया था। बाद में वो G7 बना, G8 बना, फिर G7 फिर वापस हो गया। तो अगर 7 कंट्रीज में से अगर आप देखें तो 4 कंट्री उसमें से यूरोप से हैं, और हमारी जो अभी जो हमारे ताल्लुकात हैं यूरोप के देशों के साथ वो पहले से बहुत गहरे हुए हैं जी। और हमारी उनके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूरोपियन यूनियन के साथ भी हैं, उसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के साथ भी हैं। और हमारे अभी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स के नेगोशिएशंस शुरू हुए हैं वो बरतानिया के साथ भी हमने शुरू किया है, उसके साथ साथ जो है यूरोपियन यूनियन के साथ भी रीस्टार्ट किए हैं हमने नेगोशिएशन। उसके अलावा जो इंडोनेशिया के साथ जो अभी G20 की जो प्रेसिडेंसी उनके पास है वो भी एक तीसरी दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। और साउथ अफ्रीका तो हमारा बहुत पुराना उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं बहुत पुराने ज़माने से, और वो G20 का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। तो इसलिए वो सारी जो वहाँ पे जो बायलैटरल्स मीटिंग हुई और जो सारी जो G7 की मीटिंग्स थी सारी, क्योंकि हम गेस्ट थे वहाँ पे, तो जो मेजर मीटिंग्स में हम नहीं थे, हम जो स्पेशल कुछ सेशंस थे उन्हीं के अंदर हमारी शिरकत थी। तो उस सारे का मतलब ये हमारे लिए बनता है कि जो भारत की अभी जो हमारी प्रायोरिटीज हैं,
जैसे प्रोफेसर शाहिद ने बताया, एक तो हमारी जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं उसके अंदर ये सारे देश कहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं और कहाँ पे हमको वो मदद कर सकते हैं और कहाँ पे हम ग्लोबली जो बड़े मुद्दे हैं उसमें भारत की जो शिरकत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारे बायलैटरल जो संबंध हैं, जो फ्रांस के साथ बहुत मजबूत हुए हैं, हमने उनके साथ डिफेंस के ताल्लुकात भी बने हैं। और क्योंकि जो बड़े सिक्योरिटी के दो मुद्दे वहां पे आपको दिखते हैं, एक तो जो रूस का मामला था वो अलग है, और जैसा प्रोफेसर शाहिद ने बताया जो चीन का मामला वहां पे बार बार आया जी। इसके बाद इनफैक्ट वहां पे नाटो की समिट भी हुई थी मैड्रिड में, और वहां पे भी सबसे बड़ा चैलेंज उन्होंने कहा कि रूस है हमारे लिए, जो नाटो के देश ने कहा, लेकिन उसके अलावा चीन को भी उन्होंने अपना मेन टारगेट है, जो स्ट्रेटेजिक जो और उनका जो सिस्टमिक राइवल है G7 कंट्रीज का, और जो पश्चिम के देश हैं वो उसको चीन को मानते हैं। तो उसमें हालांकि चीन के साथ हमारे भी अच्छे ताल्लुकात हैं, खासतौर से जो अगर हम देखें इकोनॉमिक संबंध हैं, एक बहुत बड़ा हमारा ट्रेड का भागीदार है, लेकिन उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि बॉर्डर के ऊपर हमारी टेंशन चल रही है और उसके बारे में काफ़ी कंपटीशन है, कन्फ्लिक्ट है कुछ एरियाज में हमारे। तो उसमें पहले एक ज़माना था जब G7 के जो देश थे वो हमको ये लगता था कि वो पश्चिम के देश हैं, अमीर देश हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो हमारी प्रायोरिटीज से मेल नहीं खाती हैं। लेकिन अभी ज़माना बदल गया है और हमारी भी खासतौर से इवन चाहे वह हमारी इकोनॉमिक जो है प्रायोरिटीज देखें या स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज देखें, उसमें भी हम काफ़ी करीब पूरे G7 देशों में के साथ आ गए हैं। चाहे वो चीन का मामला हो, इंडो पैसिफिक का मामला हो, जब बड़े इंटरनेशनल टेररिज्म का मामला हो, तो सारी हमारे जो भारत के जो संबंध हैं यूरोप के देशों के साथ भी, और उसके अलावा जो बाकी G7 के देश हैं खासतौर से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छे बने हैं। तो इसलिए वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं, सारों के साथ अच्छा बातचीत उनके बारे में हुई, और वो सारी बातें बार बार उभर के आई हैं, चाहे वो बड़ी बातें क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हो, टेक्नोलॉजी की हो, ग्रीन फाइनेंस की हो, और इवन जो ग्रीन ट्रांजिशन की जो बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ ग्रीन ट्रांजिशन की बात नहीं हो रही, जस्ट ग्रीन ट्रांजिशन की बात हो रही, क्योंकि अब ये मामला तो बिल्कुल तय हो गया है कि सारे जो देश हैं उनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसलिए सारे धीरे धीरे अपने आप को बदलाव कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन, अपने एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन उस एनर्जी ट्रांजिशन का कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर, कुछ सेक्टर्स के ऊपर, कुछ जो पॉपुलेशन के जो हिस्से हैं उनके ऊपर उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी कुछ इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ सकती हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज महंगी हमको बाहर से खरीदनी पड़ सकती हैं। तो कैसे उस ट्रांजिशन को हम जो है स्मूथ बनाएं, क्योंकि उसका कोई उल्टा असर कुछ पॉपुलेशन के ऊपर नहीं पड़े, कुछ इंडस्ट्रीज उससे ऐसा ना हो कि वो खत्म हो जाए। तो उसके बारे में एक समझ बनी है G7 और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ बनाई थी, उसी फंड को और बढ़ाते हुए वो इंडिया और इंडोनेशिया और दूसरे सेनेगल वगैरह देशों के साथ भी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारे मुद्दे थे, मुझे लगता है, जो बायलैटरली भी आए हैं और G7 के बीच में भी आए हैं, और भारत की उसके मुझे लगता है सारी मीटिंग्स के अंदर जो हमारी तरफ से जो कोशिश रही वो ये थी उनको ये बताना कि चाहे वो पेंडेमिक से बाहर निकलने की बात हो, और ये जो मुद्दे हैं सिक्योरिटी इश्यूज हैं और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हमारी इन सब देशों के साथ, चाहे वो G7 के देश हैं, चाहे जो G7 के वहां पे जो बाकी देश शिरकत कर रहे थे, उनसे काफी अच्छी खासी हमारी समझ उनके साथ बनी है, वो पूरे उन सारी स्टेटमेंट से नजर आती है। बिल्कुल, और आपकी बात से लेते हुए प्रोफेसर शाहिद मैं आपसे इनफैक्ट एक कंक्लूडिंग रिमार्क आप दोनों से चाहूंगी। ना सिर्फ पैंडेमिक में इंडिया ने अपने आप को प्रूव करा, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो इंडिया की ग्लोबली कंट्रीज समझ रही हैं, ऑफ कोर्स लगातार इंडिया का नाम हर चीज में आगे आ रहा है। कोविड में नंबर 1 प्रोवाइडर्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट एंड एड रहे हैं हम। अगर इकोनॉमिकली ही अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहें, इकोनॉमिक्स देखना चाहें बिहाइंड ये पूरे जो समिट है और इंडिया का जिस तरह से स्टैंड रहा है, कैसे आप कंक्लूड करेंगे इस चीज़ को? जो इंडिया का जो साइज ऑफ जीडीपी जो बढ़ रहा है जी, और अब इंडिया का जो जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन के आसपास हो गया है, और इंडिया वर्ल्ड में अब 5th और 6th के आसपास चेंजेस वर्ल्ड इकोनॉमी में उसकी रैंकिंग है, और उम्मीद ये है कि अगले कुछ सालों में इंडिया की पोजीशन जो है 3rd पोजीशन होगी, ऐसी सभी को उम्मीद है। अब इस माहौल में इंडिया को रिकॉग्नाइज ना किया जाए एज ए इकोनॉमिक पावर, और जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आने वाले डिकेड में
तो अगर कम से कम भी माने तो हम ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है कि ये 6 से 10% की रेंज में कहीं ना कहीं पर कोई अगर नेचुरल प्रॉब्लम्स नहीं आए जैसे कोविड वाली सिचुएशन, तो ग्रोथ रेट ये रहेगा। और उस सिचुएशन में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 3rd या 4th प्लेस पे बहुत जल्दी आ जाएगी। ऐसे में सभी G7 कंट्रीज और जो भी ग्रुप्स हैं उन्हें सभी को भारत का रोल अहम लगता है इसमें। और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया वहाँ पर, उसमें एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जिसे एनडीसी कहते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत हुआ, उसमें भारत ने ये कहा कि हमने 9 साल पहले ही एक कमिटमेंट को पूरा कर दिया है, जो कि एक कमिटमेंट था इंडिया का एनडीसी में कि 40% जो नॉन फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसके रिन्यूएबल सोर्सेज से और जो इको फ्रेंडली सोर्सेज हैं उनसे हम जनरेट कर रहे हैं। अब इंडिया 40% जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहा है, जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सोर्सेज हैं। तो ये कमिटमेंट इंडिया ने जो 2030 तक करना था उसको फुलफिल कर दिया है। और इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो लीडरशिप शो करता है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जो G7 के अगर हम फाइनल स्टेटमेंट को देखें, ज़्यादातर को जो कहा गया है कि अलाइन किया है कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक कैसे अटेन किया जाए, और उसकी तरफ इंडिया ने काफ़ी अहम और लीडरशिप दिखाया है। और ये लीडरशिप इंडिया ने वहाँ अपनी स्टेटमेंट्स में भी दिखा है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि किस तरह से G7 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया की जो इमर्जिंग स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर सचदेवा और प्रोफेसर शाहिद, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में ये दिलचस्प और इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।